हेलो फ्रेंड्स। आज हम बंगाल विभाजन को देखेंगे और इसके आगे की चीज़ों को जानेंगे। हम यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 1 के बारे में जान रहे हैं और आज ऐसा प्रयास रहेगा कि आज इस वीडियो में जनरल स्टडीज से जो पेपर फर्स्ट है उसको पूरा कर दिया जाए। उसके बाद हम पेपर सेकंड पर जाएंगे। इसमें हम ब्रीफ में चीज़ें देखेंगे। ये जो मे बी जो नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरे प्ले लिस्ट में आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में आप इसको इन नोट्स को प्लेलिस्ट से डाउनलोड कर लीजिए। जो भी मैं नोट्स पढ़ा हूँ जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, मैपिंग के, है ना, जो भी मैं पेपर फर्स्ट के जो भी नोट्स से पढ़ाऊंगा वो नोट्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, है ना। इसमें आप हम मेंस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, है ना। इसमें जो ये वीडियो है इसमें यूपीएससी के पेपर फर्स्ट के मेंस के हिसाब से, जनरल स्टडीज का जो पेपर फर्स्ट होता है उसके मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो बंगाल विभाजन को हम देख रहे थे, इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण क्या होता है कि जब बंगाल में राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ जाती है ना, राष्ट्रवादी गतिविधियां बढ़ जाती है तो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन कर देता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर देता है। तो उसी क्रम में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन जन्म ले लेता है, अर्थात स्वदेशी आंदोलन को गति मिल जाती है बंगाल विभाजन के बाद, है ना। ये पूरा बंगाल विभाजन है। ये नोट्स आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या होता है? बंगाल विभाजन के रिटेलिएशन में होता है, मतलब इसके बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। इसके जो भी कार्यक्रम है इसमें अच्छे से बताए गए, कार्य पद्धति क्या क्या है इसकी, इसका प्रसार कैसे हुआ, ये अखिल भारतीय प्रसार के रूप में देखा जाता है, पूरे राष्ट्र के स्तर पर हुआ था। सामाजिक आधार में इसमें किस किसने भाग लिया था, किस किसने भाग नहीं लिया था। अगर मूल्यांकन देखें तो स्वदेशी आंदोलन का क्या योगदान रहा, है ना। भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक आधार प्रदान करने में इसकी कितनी भूमिका रही, स्वदेशी इकाइयों की स्थापना हुई। सीमाएं अगर देखें तो इसमें धार्मिक प्रतीकों का व्यापक प्रयोग हुआ। इससे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई। उदारवादी और उग्रवादी राजनीति के मतभेद के अंतर भी आप इनमें देख सकते हैं। जब हमने उदारवादी और उग्रवादी आंदोलन राजनीति के बारे में जाना था तो उससे हम भी सीख सकते हैं, और ये अलग से भी इसमें लिखा हुआ है। कभी कभी यूपीएससी में 10 नंबर का प्रश्न इसमें पूछ लिया जाता है कि उदारवादी और उग्रवादियों में मतभेद के क्या बिंदु थे वो बताइए। फिर आगे क्या होता है, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया जाता है। क्यों रद्द कर दिया जाता है? क्योंकि बंगाल में आतंकी गतिविधियों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए ब्रिटिश सरकार इसको रद्द कर देती है। अब हम देखेंगे आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारण इनकी विचारधारा क्या क्या थी, प्रसार कैसे हुआ देश और विदेश में, और इनके पतन के कारण क्या थे। उदय के कारण को अगर सबसे पहले देखा जाए तो गर्मपंथी और नरमपंथी जो विचारधारा थी इसमें इसमें लोगों का विश्वास कम होता जा रहा था। जो भारतीय लोग थे क्रांतिकारी बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करने में बल प्रदान करने लगे थे। इसकी अगर कार्य पद्धति को देखें या कार्यक्रम को देखें तो ब्रिटिश अधिकारियों की इसमें हत्या की जाने लगी प्रत्यक्ष रूप से। क्रांतिकारी विचारधारा का जन्म होने लगा धीरे धीरे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग इससे जुड़ गए। फिर क्रांतिकारी आगे जाके समाजवादी विचारधारा से भी जुड़ जाते हैं, है ना। जो रूस में समाजवादी विचारधारा चल रही थी उससे भी जाकर जुड़ जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग इससे जुड़ जाते हैं। महिलाएं भी इसमें भाग लेती है। अगर इसका प्रसार हम देखें तो देश और विदेश दोनों में इसका प्रसार होता है। देश में अनुशीलन समिति का गठन होता है, सावरकर बंधु जैसे लोग इसमें भाग लेते हैं, है ना। सावरकर बंधु, अनुशीलन समिति का गठन होता है। युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन इसमें किया जाता है। भगत सिंह भारत नौजवान सभा की स्थापना करते हैं। 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की काफिले पर रासबिहारी बोस बम फेंक देते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कर ली जाती है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह लाहिड़ी, है ना, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे लोगों को फांसी दे दी जाती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है। विदेशों में भी क्रांतिकारी विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। जैसे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना भी करते हैं क्रांतिकारियों को समर्थन देने के लिए। फ्रांस में भीकाजी कामा,
है ना। भिकाजी कामा पेरिस के क्रांतिकारी विचारों को प्रसारित की, पेरिस में क्रांतिकारी विचारों को प्रसारित किया। वंदे मातरम नामक इन्होंने पत्रिका का संपादन भी किया है। अमेरिका में गदर पार्टी का विशेष भूमिका देखी जा सकती है। कामागाटा मारू जहाज विवाद आता है 1914 में, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में विशेष बल लिया है। अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार का गठन कर लिया जाता है भारतीय लोगों के द्वारा, परंतु धीरे धीरे क्रांतिकारी विचारधारा की जो पद्धति है वो समाप्त होने लगती है। होम रूल लीग की स्थापना होती है इसी बीच में 1916 में, है ना। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक इसकी स्थापना करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इसकी स्थापना होती है ना। ये गांधीवादी पद्धति या मतलब शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांगे प्रस्तुत रखते हैं सरकार के अंदर। गतिविधियां गतिविधियां अब फिर गांधीवादी आंदोलन आ जाता है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे प्रमुख चरण होता है। इसमें गांधी जी की विचारधाराएं रहती है, जैसे सत्याग्रह, सत्य पर ये विश्वास करते हैं, साधन साध्य की पवित्रता, है ना। अर्थात साधन जिस चीज को मतलब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए किन किन सेट ऑफ रूल्स का अपनाया जा रहा है, और साध्य किस चीज को अपनाया जा रहा है ना। मतलब जैसे हमें मान लो कि पास होना है, तो पास होना हमारा साध्य है, पर पास होने में हम किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, है ना। जैसे साधन की भी पवित्रता होनी चाहिए, जैसे चीटिंग वगैरह करके पास ना हो, इस तरह से। वर्ग समन्वय पर ये विश्वास करते हैं, सर्वोदय की अवधारणा पर बल देते हैं, अर्थात सभी के उत्थान की बात करते हैं। सामाजिक और शिक्षा संबंधी विचार, आर्थिक विचार इनके रहते हैं। कार्य पद्धति क्या होती है, आंदोलन के सक्रिय और निष्क्रिय दौर में विश्वास करते हैं। दबाव समझौता, दबाव की राजनीति में विश्वास करते हैं। नियंत्रित जन आंदोलन पर ये बल प्रदान करते हैं, है ना। रचनात्मक कार्य और साधारण जीवन शैली इनकी प्रमुख विशेषता रहती है। इस कारण से ही गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है ना। भारत का राष्ट्रपिता की इनको संज्ञा दी जाती है। इनमें इतनी सारी विशेषताएं थी जो मैंने बताई है, इन कारण से इनको भारत के राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है। अगर इनके प्रमुख आंदोलनों को देखें तो रोले सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये ये अगर 5 बड़े आंदोलनों को देखा जाए तो इस 5 बड़े आंदोलनों ने भारत की स्वतंत्रता का आधार तय कर दिया था, है ना। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इन 5 आंदोलनों ने भारत की स्वतंत्रता का आधार तय कर दिया था। इन 5 में यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस, है ना, प्रीलिम्स और मेंस से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता। ठीक है, तो ये पूरी इनकी गांधीवादी विचारधारा को अब अगर हम डिटेल में देखें तो सत्याग्रह अर्थात ये सत्य पर विश्वास करते थे, है ना। सत्याग्रह पर ये विश्वास करते थे, अहिंसा पर ये विश्वास करते थे, है ना। सत्याग्रह के साथ साथ अहिंसा पर विश्वास करते थे, मतलब हिंसा पर ये ऐसा नहीं कि आपने किसी ने आपको किसी तरह की हिंसा करी तो आप भी उसमें रिटेलिएशन में हिंसा करें, है ना। रिटेलिएशन में हिंसा नहीं करते। इसके लिए आपने एक मूवी देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई गांधी जी की इसी पद्धति पर आधारित। आप देखेंगे तो आपको एंजॉय करेंगे, वो बहुत अच्छे विचार है। साधन साध्य की पवित्रता पर ये विश्वास करते हैं, जो मैं अभी बता रहा था आपको, साधन साध्य की पवित्रता पर विश्वास करते हैं। सर्वोदय की अवधारणा, है ना, अर्थात ये सभी के वो उत्थान की बात करते हैं। ये बेंथम और मिल की जो उपयोगितावादी विचारधारा से धारा है उसका अगला चरण माना जा सकता है ना। वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, लेकिन लेकिन गांधी जी सभी लोगों के सुख की बात करते हुए दिखाई देते हैं। वर्ग समन्वय की बात करते हैं, है ना, विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय। ये कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विरोधी चीज इसमें दिखाई देती है ना। जो श्रमिक और मिल मालिक है उनके मध्य तनाव की स्थिति को बताते हैं, परंतु ये सर्वोदय की अवधारणा ये वर्ग समन्वय की बात पर बल देते हैं। सामाजिक और शिक्षा संबंधी इनके विचार काफी प्रासंगिक है ना। मातृभाषा पर ये बल देते हैं, बुनियादी शिक्षा पर बल देते हैं। आर्थिक आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत इनकी ट्रस्टीशिप थ्योरी, है ना, ट्रस्टीशिप थ्योरी पर भी ये काफी बल देते हैं। इसके अंतर्गत स्वामित्व निजी होते हुए भी स्वामी उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए सुलभ कराए, अर्थात मालिक उस संपत्ति का मात्र संरक्षक है ना। इस तरह गांधी जी ने मालिक और मजदूर सहयोग पर बल दिया, है ना। गांधी जी की पद्धति आंदोलन के सक्रिय और निष्क्रिय दौर में विश्वास करते थे, है ना। एक्टिव और इनएक्टिव फेस में वो काफी
विश्वास करते थे। दबाव समझौता, दबाव की राजनीति, अर्थात संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति पर ये विश्वास करते थे। आगे आगे देखा जाए जनशक्ति और नियंत्रित जन आंदोलनों पर इनका काफी विश्वास था। जब भी तो इतने सालों तक इतने सारे आंदोलनों में करने में सफल रहे, व्यापक स्तर पर रहे। इनकी साधारण जीवन शैली और रचनात्मक कार्य, है ना, जीवन शैली अगर इनके तुम बायोग्राफी पे पढ़ोगे तो ये मतलब धोती कुर्ता पहनते थे, ज्यादा ठाट बाट में नहीं रहते थे। रचनात्मक कार्य ये करते थे, जैसे चरखा चलाते थे, है ना, लोगों से मिलते थे, मतलब बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह लोगों से मिलते थे। अब इनका सबसे बड़ा अगर आंदोलन देखा जाए तो पहले रोलेट सत्याग्रह 1919 में इन्होंने चलाया, है ना। रोलेट सत्याग्रह के बारे में पूरी डिटेल लिखी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो। रोलेट सत्याग्रह के बाद खिलाफत आंदोलन 1920 में। खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, जो तुर्की का शासक था मुस्तफा कमाल, मतलब तुर्की में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो तुर्की हार गया था, तो भारत पर ब्रिटिश शासक था। तो ब्रिटिश क्या था, जीतने वाले पक्ष में था, जीतने वाले पक्ष में था। तो तुर्की की हार अर्थात खलीफा की हार, है ना, तो खलीफा की हार और तुर्की तुर्की से अपमानजनक संधि की थी। तो भारत के मुसलमानों ने विरोध किया। भारत के मुसलमानों ने क्यों विरोध किया, क्योंकि जो खलीफा था वो मुस्लिम जगत का एक मतलब काफी सम्मानित व्यक्ति था, है ना। तो इस आंदोलन में भारत में भी विरोध होने लगा। इसी आंदोलन में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है, परंतु धीरे धीरे आंदोलन का पतन हो जाता है। पतन इसलिए हो जाता है कि जो जो वो होता है खलीफा, वो पद ही समाप्त हो जाता है ना। मुस्तफा कलाम पाशा वहाँ पे पद समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह से खिलाफत आंदोलन का धीरे धीरे भारत से भी पतन हो जाता है। फिर आगे खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चलता है ना। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता गांधी जी होते हैं। पूरी उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या क्या थी, है ना। मोंटफोर्ट जो आया था, गतिविधियाँ, है ना, क्या क्या गतिविधियाँ थी। नागपुर अधिवेशन हुआ, प्रांतीय समितियों का गठन हुआ, जन संघर्ष की अवधारणा स्वीकारी गई, है ना। कार्यक्रम के अंतर्गत देखें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों को लौटाया गया। शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार हुआ। रचनात्मक कार्य पर अगर देखें तो चरखा चलाना, कटाई बुनाई की गतिविधियों को अपनाया गया। विद्यालयों का निर्माण किया गया। प्रसार को अगर हम देखें तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि लोगों ने क्या अदालत का बहिष्कार किया। तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से त्याग पत्र दे दिया। बंगाल में राष्ट्रवादी नेता सेनगुप्त ने रेलवे मजदूरों की हड़ताल में भूमिका निभाई, है ना। तो इस तरह से इसका ये पूरा प्रसार हम देख सकते हैं। आगे चलकर क्या होता है, चोरा चोरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को एक हिंसा होती है ना, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो फिर अब एक मेंस के लिए देखा जाता है कि क्या यह आंदोलन सफल रहा या असफल रहा, है ना। है ना, आंदोलन के वापसी के संदर्भ में भी काफी विवाद चलता है कि मतलब काफी आगे जा चुके थे, लेकिन फिर भी गांधी जी ने अचानक इस आंदोलन को वापस ले लिया। परंतु अगर वास्तविक कारण देखा जाए तो क्या था, है ना, ये पूरे मेंस के हिसाब से ये चीजें पूछी जाती है ना। फैक्ट फिगर तो एक बात अपनी अलग है, लेकिन मेंस के हिसाब से ये चीजें लिखी हुई। अब असहयोग आंदोलन के बाद भारतीय राजनीति में किस तरह का परिवर्तन आता है। स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में। साइमन कमीशन 1927 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में। गांधी जी की 11 सूत्री मांगे होती है 1930 में। ये सब चीजें आपको डिटेल में मतलब याद रखनी है। स्वराज पार्टी स्थापित होती है, स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना में क्या होता है कि ये लोग चुनकर आते हैं और फिर सरकार के अंदर ही अपनी देश की आवाज़ों को उठाते हैं, मतलब राष्ट्रवादी आवाज़ों को उठाते हैं। साइमन कमीशन आता है 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के क्रम में। ये साइमन कमीशन को भारत बुलाया जाता है। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान निर्माण की चुनौती दी थी जो सभी दलों और वोटों को स्वीकार हो। इसी क्रम में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट की बातें मुख्य क्या थी, ये आपको पता होना चाहिए ना। कितने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, है ना, भारत में प्रतिरक्षा समिति, सिंध को बॉम्बे से अलग कर एक नया प्रांत बनाया जाए, है ना। ये बहुत सारी रिपोर्टें हैं। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी पूछा
जाता है ना। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाहौर अधिवेशन में क्या क्या बातें हुई थी और क्या क्या हुआ था। गांधी जी की 11 सूत्री मांगों का यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 11 सूत्री मांगों में क्या क्या सम्मिलित था, क्या क्या सम्मिलित नहीं था, इसके बारे में पूछा जाता है। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसका आरंभ, कार्यक्रम, प्रसार, सामाजिक आधार क्या था और इसको क्यों स्थगित किया गया था, है ना। इसी के अंतर्गत दांडी मार्च प्रारंभ होता है। नमक को केंद्रीय मुद्दा क्यों बनाया जाता है ना। ये सब चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका प्रसार दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में कैसे हुआ, है ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए। नागा जनजाति की रानी गेंडेली जब मैंने पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था कि सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर नियंत्रण कर लिया था। इसी बीच खान बहादुर खां, इनमें इसकी क्या भूमिका थी। सामाजिक आधार क्या है ना, किन किन कौन कौन से लोगों ने इसमें भाग लिया, आंदोलन स्थगित क्यों कर दिया, है ना। इसी के अंतर्गत गोलमेज सम्मेलन आ जाता है। गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन सम्मिलित हुआ, कांग्रेस ने कितने सम्मेलन में भाग लिया, गांधी जी ने लिया, तीनों सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया, ये पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में होता है। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को, है ना। गांधी इरविन समझौता में भगत सिंह के मुद्दे को नहीं उठाया जाता है। इसके क्रम में गांधी जी का काफी विरोध होता है। गांधी जी का विरोध होता है तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। फिर आगे सांप्रदायिक निर्णय पूना पैक्ट होता है 1932 में, ये होता है। तो सांप्रदायिक निर्णय पूना पैक्ट में जो अम्बेडकर जी की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये पूरी बातें इसमें लिखी हुई है। दलित उद्धार के प्रति महात्मा गांधी और अम्बेडकर के क्या विचार थे, है ना। गांधी जी हृदय परिवर्तन की बात करते थे, जबकि गांधी जी कानून के माध्यम से दलितों के सम्मान की बात करते थे। तो ये आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए डिटेल में, पूरा एक एक पॉइंट अलग रखना होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ तरीके से ये बात होनी चाहिए। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की स्थिति को अगर देखें तो कांग्रेस की राजनीति होती है, अर्थात प्रांतीय सरकारों से त्याग पत्र दे देते हैं। 1939 में त्याग पत्र देते हैं। अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में आता है। कृष्ण मिशन मार्च 1942 में आता है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में आता है ना। कांग्रेस की राजनीति क्या होती है कि किस तरह से ये जब शासन के अंदर जाते हैं तो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं, है ना। अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज लेके आते हैं, मतलब ब्रिटिश शासन लेके आती है। फिर उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस किस तरह से इसका करती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो आंदोलन गांधी जी चलाते हैं अक्टूबर 1940 में, है ना? गांधी जी इसका संचालन करते हैं। क्रिप्स मिशन भेजा जाता है भारत में। क्रिप्स मिशन को गांधी जी पोस्ट डेटेड आगे की तारीख वाला चेक की संज्ञा देते हैं। तो इसका क्या क्या प्रावधान, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ये आपको पूरे पता होना चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रतिक्रिया क्या होती है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो भारतीय अन्य लोग थे वो क्रिप्स मिशन के बारे में क्या क्या कहते हैं। अब प्रमुख आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख आंदोलन है। इसकी उत्तरदायी परिस्थितियां, आरंभ, कार्यक्रम क्या था, प्रसार कैसे हुआ, सामाजिक आधार क्या है ना। क्या आंदोलन स्वतः स्फूर्त था। स्वतः स्फूर्त के संदर्भ में ये कहना चाहते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु फिर भी ये आंदोलन चलता रहा। तो इसी क्रम में इसको कहते हैं कि क्या ये स्वतः स्फूर्त था या नहीं था। और इसका प्रसार होता है पूरे देश के स्तर पर, इसका प्रसार होता है काफी, मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो यूपीएससी के मेंस प्री में लगभग एक प्रश्न तो आ ही जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं। सामाजिक आधार को अगर इसको हम जान सकते हैं, ठीक है। क्या आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था क्या, ये एक बात इसमें से निकल कर आती है। अब इसका भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत की राजनीति में नया मोड़ आ जाता है ना, नया मोड़ आ जाता है। इसी के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार वेवेल योजना लेके आती है 1945 में, जून 1945 में। आजाद हिंद फौज और लाल किला मुकदमा होता है नवंबर 1945 में। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह होता है फरवरी 1946 में, है ना। इसका जिक्र ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता में काफी भूमिका निभाई। इसे मतलब भारतीय स्वतंत्रता में एक अंतिम कील के रूप में देखा जाता है ना, अंतिम कील
अंतिम कील कैसे? अंतिम कील इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली कील जब ब्रिटिश ताबूत में लगाई गई थी वो 1857 का विद्रोह माना जाता है कि वहाँ से प्रारंभ हुआ था ब्रिटिश शासन का अंत होना। और जो आईएनए विद्रोह हुआ था इसको ब्रिटिश ताबूत में अंतिम कील मानी जाती है ना, अंतिम कील मानी जाती है कि इसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया। और प्रथम कील 1857 को जो विद्रोह हुआ वहाँ से माना जाता है। कैबिनेट मिशन आयोग 1946 में। प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की फरवरी 1947 में माउंट बेटन योजना, है ना, 3 जून 1947 को ही आई थी। इसे मन बाटन योजना या भारत विभाजन की, मतलब इसके साथ भारत विभाजित हो जाता है। वेवेल योजना के क्या प्रावधान थे 1945 में आए थे, तो ये पूरी चीजें आपको ध्यान रखने की। वेवेल योजना का क्रम और मोहम्मद अली जिन्ना के क्या विचार थे, वो किस तरह से आज़ादी चाहते थे। आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना, है ना, सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका है उस पर भी एक आप नोट्स बनाकर रख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख भूमिका क्या क्या थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, गांधी जी से उनके साथ कैसे विचार थे ना, गांधी जी में कितनी, मतलब गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद भी था या सुलह के क्या क्या बिंदु थे, ये आपको याद होना चाहिए। लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 में हुआ, ये भी काफी चर्चित मुकदमा था। इसमें भूलाभाई देसाई जैसे लोग जुड़े हुए थे। शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, है ना, फरवरी 1946 में हुआ था। जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। आगे विद्रोह का प्रभाव, विद्रोह कहाँ कहाँ फैला, पूरे देश के स्तर पर। फिर आता है कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। इसकी पृष्ठभूमि, प्रावधान और मूल्यांकन तीनों आपको आना चाहिए कि पृष्ठभूमि किन किन परिस्थितियों में कैबिनेट मिशन भारत आया, प्रावधान क्या क्या थे इसमें, है ना, किस तरह से भारत के प्रावधान इसमें गढ़े गए। और फिर इसका हम मूल्यांकन भी देख सकते हैं। कैबिनेट मिशन द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की समस्या को सुलझाने, अर्थात हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाने का एक ईमानदार प्रयास था, है ना। मतलब ब्रिटिश लोगों ने पहली बार इस तरह के प्रावधान किए थे कि जो द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत का जो मुद्दा था उसे सुलझाया जा सके। भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव देश की एकता को बनाए रखने में कांग्रेस की मांग के अनुरूप था, जबकि प्रांतों को दी गई आंतरिक स्वायत्तता मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के नजदीक थी। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री एटली ने क्या घोषणा की थी 20 फरवरी 1947 को, ये आपको इसमें पूरा मिल जाएगा। माउंट बेटन योजना, है ना, इसे डिक्की बर्थ योजना भी कहते हैं। 3 जून की योजना होती है जो विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना होती है ना, कि किस तरह से भारत को विभाजन करके सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा। फिर मूल्यांकन आता है। कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार कर लिया, इन कारणों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, है ना, तो उसको वो परिस्थिति क्या थी, है ना। अभी तो हम बोल देते हैं कांग्रेस ने भारत का विभाजन कर दिया, ये चीजें थी, परंतु वास्तविक कारणों को अगर इन चीजों को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस ने तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए किस तरह से भारत विभाजन को स्वीकार किया। और विभाजन के लिए कांग्रेस का कितना उत्तरदायित्व माना जाता है कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो विभाजन होता है या नहीं होता है। देखो परिस्थितियां तो बहुत सारी बनती है, लेकिन जो तात्कालिक स्तर पर जो समाधान निकालता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर कहीं फंसा है, मान लो कि नदी बह रही है ना, नदी बह रही है और बाढ़ आ जाती है, एकदम बाढ़ आ जाती है, ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति वहां पे खड़ा है वो अपने हिसाब से निर्णय लेगा। लेकिन टीवी में जो लोग देखें वो अपने हिसाब से बोलेंगे कि यार इसको ऐसा कर लेना चाहिए था, ऐसा कर लेना चाहिए था। अरे उसके पास जो जो विकल्प है उसने पूरा मन किया होगा कि मैं नहीं मरूं, फिर भी अगर वो मर जाता है बेचारा तो उसमें मतलब पूरा प्रयास करके ही मरता है ना, कोई व्यक्ति ऐसे तो मरेगा नहीं। तो ये चीजें हैं, सब आपको देखा जाना चाहिए। संवैधानिक विकास के अंतर्गत अगर हम देखें तो ब्रिटिश शासन ने जब 200 साल का शासन किया तो बहुत सारे वो एक्ट भी लेके आए, जिसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ये हमको याद होना चाहिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लेके आए, है ना, ब्रिटिश सरकार पिट्स इंडिया एक्ट लेके आई 1784 में। आगे चल के 1793 का अधिनियम आता है। 1793 में 1813 का अधिनियम आता है। 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम आता है। 1833 का अधिनियम आता है, ये भी काफी चर्चित रहता है। 1853 का अधिनियम आता है। 1858 का अधिनियम आता है। जब ये अधिनियम में विशेष बात ये होती है कि 1857 का जब विद्रोह होता तो उसके परिणाम स्वरूप भारतीय शासन में क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं, उस संदर्भ में ये अधिनियम काफी महत्वपूर्ण साबित होता है।
1861 का अधिनियम आता है। 1861 के बाद 1892 का अधिनियम, पहली बार निर्वाचन सिद्धांत को इसमें देखा जा सकता है। उसके बाद 1909 का अधिनियम आता है ना। 1909 का अधिनियम काफी होता है इसमें सांप्रदायिक, मतलब इसमें क्या होता है, मुस्लिम पृथक निर्वाचन पद्धति को मान्यता दे दी जाती है। उसके बाद आता है 1919 का अधिनियम, है ना। 1919 का अधिनियम भी काफी महत्वपूर्ण होता है। 1919 का अधिनियम इसे अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत सचिव मोंटेग्यू थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसकी पृष्ठभूमि, प्रावधान और मूल्यांकन काफी पूछा जाता है। इस अधिनियम को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय क्रमिक शासन प्रदान करेंगे और प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया जाता है 1919 के अधिनियम के तहत, है ना। आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांट दिया जाता है शासन को। मूल्यांकन को अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या विकास हुआ, सकारात्मक बातें क्या क्या थी, इसकी सीमाएं क्या क्या थी, है ना, और निष्कर्ष के साथ इसका समापन किया जाना चाहिए। 1935 का अधिनियम, जिसके अंतर्गत पृष्ठभूमि, प्रावधान और मूल्यांकन। 1935 का जो भारतीय संविधान का जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें 1935 का जो अधिनियम था उससे काफी चीजें दी गई हैं। तो कौन कौन सी चीजें उसके अंतर्गत थी? 1935 का एक ब्रीफ चीजें आपको पता होना चाहिए। एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात इसमें कही गई थी। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी। 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। और मूल्यांकन के अंतर्गत जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने इसमें क्या कहा था। हाँ। फिर आता है समाजवादी आंदोलन। समाजवादी आंदोलन के तहत कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 के अंतर्गत होता है ना। कम्युनिस्ट पार्टी जो रूसी साम्यवादी क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर निर्मित होती है भारत में। रणनीति के विभिन्न चरण, जो 1922 से 28 तक की क्या रणनीति रहती है। द्वितीय चरण के अंतर्गत अगर देखें तो 1928 से 34 के बीच क्या रहती है इनकी रणनीति। तृतीय चरण 1935 से 41 के मध्य क्या रहती है। उसके बाद जो अंतिम चरण होता है 1941 में, 1941 के बाद ये क्या रणनीति रहती है, पूरा इसको देखा जाना चाहिए। कांग्रेस समाजवादी की पार्टी की स्थापना 1934 में होती है। कांग्रेस समाजवादी, हाँ काय को ठीक है, अभी थोड़ी देर में लगो है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है 1934 में। इसकी स्थापना, इसके उद्देश्य, कार्यक्रम और इसका मूल्यांकन हमको देखना होगा। तो स्थापना के अंदर 1934 में समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करते हैं। तो इसके कार्यक्रम क्या होते हैं, इसका मूल्यांकन भी हमको देखना होगा। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी भूमिका निभाई। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में एक विशेष, भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए थे, है ना। आर्थिक पहलू से संबंधित प्रस्ताव पारित हुए थे। प्रांतों में कांग्रेसी शासन के 28 माह में क्या क्या विकास हुआ और कांग्रेस ने किस तरह से भारतीय शासन को आगे बढ़ाया, वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। आगे अगर हम देखें तो कांग्रेस द्वारा कृषि सुधार न कर पाने के कारण, क्योंकि प्रांतीय सरकार पर्याप्त अधिकार नहीं थे। जो कांग्रेस की प्रांतीय सरकार थी उनके पास पूरे अधिकार नहीं थे, कुछ ही अधिकार उनको दिए गए थे। फिर अंत में अगर हम देखें तो देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की किस तरह की नीति थी, है ना। जो देशी रियासतें थी भारत के अंदर, उसमें जो कांग्रेस ने जो नीति, कांग्रेस किस तरह से उनको देखती थी, तो ये भी एक प्रमुख बिंदु है। देशी रियासतों के एकीकरण में पटेल जी की क्या भूमिका थी, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पटेल जो थे, इन्होंने इनको, जो जर्मनी के बिस्मार्क थे, है ना, बिस्मार्क बिस्मार्क और इटली के जो कावूर है, उनसे इनकी तुलना क्यों की जाती है, किन संदर्भों में की जाती है, वो भी आपको
पूरी तरह से स्पष्ट पता होना चाहिए। कश्मीर का विलय किन परिस्थितियों में हुआ, हैदराबाद का विलय किस परिस्थितियों में, जूनागढ़ का विलय किन परिस्थितियों में हुआ, यह आपको पूरा पता होना चाहिए। CR राजगोपालाचारी फार्मूला क्या है, उसके क्या क्या प्रावधान है, ये पूरा आपको ब्रीफ में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पूरा मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ें देखी है ना। पूरा हमने डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा कि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इसका आप प्रिंट ले लीजिए, प्रिंट निकला लीजिए, है ना। प्रिंट करा कर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। ये मैंने ब्रीफ में बताया था, है ना। जो हिस्ट्री की प्ले लिस्ट के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये चीज़ें, ये पूरी PDF मिल जाएगी। हम पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम वर्ल्ड हिस्ट्री, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, पेपर फर्स्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो वर्ल्ड वार आता है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, वर्ल्ड वार आता है, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन आता है, पॉलिटिकल फिलोसफी आती है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा पोर्शन पेपर फर्स्ट के अंतर्गत कवर किया जाता है। तो हम इसको देखने के साथ साथ ब्रीफ में चीज़ें देखेंगे। इसकी PDF भी आप जो वर्ल्ड हिस्ट्री की मैंने पूरे वीडियोस बनाए हैं उसमें जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है पुनर्जागरण क्या होता है ना। पुनर्जागरण क्या होता है, जब यूरोप में अगर देखें तो ये आधुनिक काल 14वीं से 16वीं सदी का जो काल होता है वो पुनर्जागरण काल होता है ना। इसमें मानव के धर्म विवेक पर बल दिया जाता है, मानव स्वतंत्रता। मध्यकालीन युग में किस तरह से सामाजिक गतिशीलता बाधित होती है, परलोक जीवन पर बल दिया जाता है, ईश्वर केंद्र में आ जाता है, अर्थात मानव धर्म चाहतों बंधक बन जाता है। तो ये मध्यकालीन युग, आस्था पर इस पर ज्यादा बल दिया जाता है मध्यकाल में। आधुनिक युग के अंतर्गत मानव के तर्क और विवेक पर बल दिया जाने लगता है। फिर पुनर्जागरण आता है, धर्म युद्ध की बातें होती है ईसाई और इस्लाम के बीच में। ईसाई लोग पराजित हो जाते हैं, है ना, इस्लाम विजय हो जाता है। तो ये कहते हैं कि ईसाई लोग, इस युद्ध में ईसाइयों की पराजय की चर्चा पोप की जो सत्ता होती है उस पर संशय पैदा करती है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पोप ने उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया था, फिर भी वो हार जाते हैं। सामंतवाद का पतन हो जाता है, कुस्तुनतुनिया, है ना, कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थित है। प्रिंटिंग प्रेस का विकास होने लगता है, तो लोगों को ज्ञान विज्ञान से परिचित होने लगते हैं। जो धार्मिक पुस्तकों में वास्तविक चीजें क्या क्या लिखी है उसके बारे में पता चलता है। प्रबोधन और यह ज्ञानोदय काल क्या होता है, प्रबोधन, है ना, अर्थ विशेषताएं, प्रमुख विचारक और प्रभाव। विशेषताओं को अगर देखें तो ज्ञान को विज्ञान से जोड़ता, प्रयोग परीक्षण पर बल प्रदान करना, है ना, कारण कार्य संबंधों का अध्ययन करना, प्रकृति पर बल प्रदान करना, मानवतावाद पर बल प्रदान करना, देववाद और प्रकृति धर्म जैसे चीजों पर बल प्रदान करना। इसके अंतर्गत हम देखें तो रूसो, वाल्टेयर और मोंटेस्क्यू अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, है ना। रूसो, वाल्टेयर और मोंटेस्क्यू जैसे लोग प्रमुख भूमिका निभाते हुए प्रतीत होते हैं। प्रमोदन जी मैंने बताई थी कि मानवीय मूल्यों के अंतर्गत क्या क्या होता है। सामान्य का सिद्धांत रूसो बताते हैं। प्रजातंत्र और निरंकुश के बीच कैसे, है ना, प्रकृति पर बल देते हैं रूसो, है ना। असमानता पर चोट करते हैं रूसो। राज्य की उत्पत्ति और सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं रूसो। रूसो का चिंतन काफी महत्वपूर्ण है। मोंटेस्क्यू, है ना, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत ये देते हैं। वोल्टेयर चर्च की सत्ता पर ये अपनी बात रखते हैं। प्रबोधन का परिणाम अगर देखा जाए तो विभिन्न भौगोलिक खोजें होती हैं और तर्क विवेक पर बल प्रदान किया जाता है। अमेरिकी क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम 1786 में चलता है ना। पृष्ठभूमि, क्रांति के कारण क्या थे, परिणाम स्वरूप अमेरिकी संविधान का किस तरह से निर्माण होता है ना। क्रांति का अगर हम देखें पूरा, अमेरिकी क्रांति काफी महत्वपूर्ण होती है वैश्विक स्तर पर। सप्तवर्षीय युद्ध होता है 1756 से 63 में। किस किस के मध्य होता है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध होता है। अमेरिकी क्रांति के कारण को अगर देखें तो वहाँ पे स्वतंत्रता की चेतना जागृत हो गई थी। जो ब्रिटिश शासन वहाँ पे ब्रिटिश लोग वहाँ पे शासन कर रहे थे, इसी क्रम में वहाँ पे स्वतंत्रता की चाहत पैदा होती है। दोषपूर्ण शासन व्यवस्था रहती है, प्रतिनिधित्व नहीं तो करने की बातें होती है। सप्तवर्षीय युद्ध की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक कानून जो लगाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत नौ परिवहन कानून, औद्योगिक कानून, व्यापारिक कानून की विशेष भूमिका देखी जाती है। बौद्धिकों की भूमिका, जेम्स ओटिस, थॉमस पेन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे विचारों से लोग प्रेरित होते हैं। शासकों की नीतियां भी उत्तरदायी होती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्रेनविले की जो नीतियां होती है वो, है ना। लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति भी इसके अंतर्गत देखी जाती है। लॉर्ड नॉर्थ जो थे उनकी चाय चाय नीति जो अपनाई जाती है उनके द्वारा, वो भी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अमेरिकी क्रांति के परिणाम अगर हम देखें तो अमेरिका पर क्या हुआ, फ्रांस पर क्या हुआ, इंग्लैंड पर क्या हुआ, भारत पर क्या हुआ, अमेरिकी क्रांति का परिणाम ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अमेरिका पहला ऐसा देश था मतलब जिन्होंने व्यापक स्तर पर संवैधानिक विकास को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र जैसे मूल्यों को प्रसारित किया। अमेरिकी क्रांति का स्वरूप, जैसे राष्ट्र किस तरह का इनका स्वरूप था, मध्यवर्गीय स्वरूप था, है ना। ये चीजें, उपनिवेशवाद विरोधी स्वरूप था, क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको कैसे देखा जाता है। अमेरिकी संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, द्विसदनी, वहाँ पे उच्च सदन निम्न सदन की क्या स्थिति है ना। फिर एक प्रश्न आता है कि क्या अमेरिकी क्रांति को टाला जा सकता है। इस तरह के प्रश्न भी हम एक तरह से देखते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध हो जाता है, फिर जैसे कारण, अब्राहम लिंकन की क्या भूमिका थी, परिणाम क्या क्या हुए उसके, सामाजिक आर्थिक विषमता कारण के देखा जाता है, उद्योगों को संरक्षण का प्रश्न आ जाता है, दास प्रथा का मुद्दा आ जाता है। अब्राहम लिंकन की क्या भूमिका होती है, जो दास प्रथा के अंत में वो किस तरह के, मतलब दास प्रथा का अंत हो या ना हो, लेकिन मतलब अमेरिका की सुरक्षा की उन्होंने सबसे प्रमुख मुद्दा बनाया। उत्तर और दक्षिण के राज्यों को किस तरह से उन्होंने सुरक्षा प्रदान की, अब्राहम लिंकन ने किस तरह से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो क्षेत्रीय विभाजन था उसको कैसे समाप्त किया और एक अखिल मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्थापना की, किस तरह से उनकी भूमिका देखी जाती। तो ये पूरा उसके अंतर्गत रहता है। अब हम अगर देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री का नेक्स्ट पोर्शन के अंतर्गत हम देखें तो अमेरिकी गृह युद्ध, क्या अमेरिकी गृह युद्ध दो राष्ट्रों के बीच का युद्ध था। दो राष्ट्र जहाँ कहना चाहते हैं कि उत्तर वाला क्षेत्र, है ना, नॉर्थ वाला क्षेत्र और साउथ वाले क्षेत्र में जो आर्थिक सामाजिक विषमताएं व्याप्त थी, उसी क्रम में ये कहना चाहते हैं कि क्या दो राष्ट्रों के मध्य विवाद था। फ्रांस की क्रांति अगर देखें, है ना, फ्रांस की क्रांति डिटेल में मैंने फ्रांस वाले वीडियो में जो वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत फ्रांस की क्रांति पढ़ाई थी उसमें पूरा बता रखा है। पृष्ठभूमि, उत्तरदायी परिस्थितियाँ, प्रक्रिया, स्वरूप क्या था, प्रभाव क्या था, स्वरूप क्या था, नेपोलियन ने किस तरह से साम्राज्यवादी विस्तार को बढ़ावा दिया था, है ना। साम्राज्यवादी विस्तार, आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, राजनीतिक दशा, कितने स्टेट वगैरह क्या थे वहाँ पे, ये पूरा आपको पता होना चाहिए। आर्थिक दशा कैसी थी ना। आर्थिक दशा के बाद जो फ्रांस की क्रांति में दार्शनिक थे, है ना, रूसो, वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू, इन लोगों ने क्या भूमिका निभाई, अपनी किताबों से किस तरह से लोगों को इन्होंने जागृत किया। यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये चीजें भी देखी जाती है। क्रांति के चरण, प्रक्रिया और चरण क्या क्या थी, फ्रांस की क्रांति के किस तरह के चरण चल रहे थे, है ना? इन कार्यों की सीमाएं क्या क्या थी, जो क्रांति हो रही थी उनमें इन कार्यों की सीमाएं क्या क्या थी, है ना। उग्र गणतंत्रवाद का चरण, जिसमें जेकोबियन और जिरोंदिस्ट आते हैं। उदार गणतंत्रवाद का चरण आता है। नेपोलियन, इसकी उद्भव की परिस्थितियां, सुधार कार्य, है ना। नेपोलियन का उदय किन किन परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि क्रांति के समय शिशु था लेकिन बाद में ये क्रांति को कैसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो नेपोलियन के सुधार कार्य भी देखे जाते हैं। नेपोलियन के सुधार ग्रेनाइट पर रखे हुए बातें जैसी कही जाती है। आज भी बहुत सारे जो यूरोपीय कंट्री हैं वहाँ पे नेपोलियन के सुधार कार्यों के तहत कार्य किया जाता है। नेपोलियन पतन क्यों हो गया, वो युद्ध में विश्वास करता था, रणनीति की उसकी भूल थी, वो सारी चीजें। नौसैनिक कमजोर था, वो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की उसने इंग्लैंड को विरुद्ध, स्पेन का नाश हुआ। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव को अगर देखें तो आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, स्वरूप में देखें तो मध्यवर्गीय स्वरूप, है ना, मध्यवर्गीय स्वरूप को हम देख सकते हैं। प्रगतिशील स्वरूप, सुनियोजित ये क्रांति
नहीं थी, है ना। सुनियोजित क्रांति नहीं थी, विश्वव्यापी क्रांति इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसने पूरे वैश्विक स्तर पर लोगों को प्रभावित किया था। प्रा- है ना। नेपोलियन ने कैसे प्राचीन फ्रांस को नवीन फ्रांस से जोड़ा, प्राचीन फ्रांस को नवीन फ्रांस से जोड़ा, ये बात प्रश्न के रूप में पूछी जाती है। नेपोलियन ने नवीन फ्रांस को प्राचीन फ्रांस से किस क्रम में जोड़ा। ये नाशपाती पक चुकी है, ये किन संदर्भ में कह रहा है, जब ब्रिटेन, जब फ्रांस की जो क्रांति चल रही थी उसमें जो डायरेक्टरी का शासन समाप्त करके वो अपने हाथों में ले लेता है, तो इसी क्रम में वो कहता है कि नाशपाती पक चुकी है। अब औद्योगिक क्रांति को हम अगले वाले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए।